Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. Which of the following have occurred in India after the liberalization of economic policies in 1991? तो 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स आए थे, है ना, तो उसके बाद क्या क्या हुआ था, ठीक है, ये पूछ रहा है. पहला क्या बोला है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज एनॉर्मसली. अगेन अ वेरी बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया एग्रीकल्चर का शेयर. कैसे ऐसा होगा कि नहीं होगा? लिबरलाइजेशन बढ़ने से क्या हुआ? एफडीआई बढ़ गया. एफडीआई बढ़ गया तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ी इंडिया में, है ना, तो इंडस्ट्री का शेयर बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर का क्यों बढ़ेगा? तो पहला गलत हो गया, पहला हम गलत कर देते हैं. तो 2 और 3 तो सही है, 4 देख लेते हैं बस. इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज एनॉर्मसली. अब देखो इंडिया का क्या बोल रहे हैं, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ गए, ठीक है. अब जब 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, क्यों आए थे वो रिफॉर्म्स? हमने क्यों अपनी इकोनॉमी खोली थी? क्योंकि इंडिया जो है वो डेट में था, है ना, इंडिया के पास पैसा नहीं था. तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने गोल्ड मांगा था, ठीक है, इंडिया ने अपना गोल्ड प्लेज किया था, सॉरी, है ना. तो आईएमएफ से जब इन्होंने मांगा था तो आईएमएफ बोलता है कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलोगे, ठीक है. तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली थी, ठीक है. तो जैसे ही इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली, वैसे ही बहुत सारा एफडीआई इंडिया में आने लगा, ठीक है. बहुत सारा एफडीआई आ गया. अब आप देखो उस टाइम ज़ीरो था, अभी कितना है? अभी एट प्रेजेंट 589 या 95 ऐसा कुछ है ना. इतने बिलियन डॉलर्स का है. तो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है. इट हैज़ इंक्रीज एनॉर्मसली, राइट. पहले ज़ीरो था, ज़ीरो से 589 बिलियन डॉलर्स, बहुत बड़ी बात है ना. तो ये सही है. क्या हो गया? अब डी हो गया इसका आंसर. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ आर मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी? अब जीएसटी उस टाइम आया था तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या एडवांटेज है. तो क्या एडवांटेज है? टैक्स ऑन टैक्स को रिड्यूस करना है. पहले टैक्स ऑन टैक्स लगता था, अब वो नहीं लगेगा, है ना. तो एंड कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा. तो इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज़ एंड सिंगल मार्केट, है ना, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी. सही है. इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट. अगेन क्या बोला है? ड्रास्टिकली रिड्यूस. अगेन अब बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सीएडी को एकदम ये नीचे कर देगा. एकदम तो कुछ नहीं होगा, है ना. हो सकता है रिड्यूस हो, बट एकदम तो कुछ नहीं होगा. तो ये गलत हो गया, 2 गलत कर देते हैं. 3 देखते हैं. इट विल एनॉर्मसली, अगेन एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर. कितना आर्बरट और बेकार स्टेटमेंट है ना. चाइना को हम ओवरटेक कर लेंगे. अभी तक तो किया नहीं, इतने 3 साल हो गए जीएसटी को, है ना. तो क्या गलत हो गया ये भी ऑप्शन? तो ये गलत हो गया. तो क्या हो गया आंसर? ए हो गया, ठीक है. अब आप अगर 3 को पढ़ते डायरेक्ट तो भी कर देते, 3 को एलिमिनेट डायरेक्ट, तो आंसर आपका 1 आ जाता, ठीक है. तो कुल मिलाने कहने का मतलब क्या है कि अब देखो, अब इसमें हम कैसे कर सकते थे, मैं भूल गया वो वाला टेक्निक कि थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसको हम एलिमिनेट करके आंसर आ सकता था, ठीक है. तो मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट पढ़ता, मैं बाकी दोनों पढ़ता ही नहीं, ठीक है. तो इस टाइप से आप करना, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इन इंडिया इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी पे किसको लीगली मैंडेटेड है रिपोर्ट करना, ठीक है. अब साइबर जो सिक्योरिटी है उसमें कौन कौन एजेंट्स होंगे? आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, आप डेटा सेंटर होगा जहाँ पे ये डेटा स्टोर हो रहा है, और कॉर्पोरेट होगा, है ना, जो विक्टिम होगा बेसिकली, बॉडी कॉर्पोरेट जिसका जो ये साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है. तो इन तीनों को ही मैंडेटेड है, मतलब, है ना, तीनों ही प्रोवाइड करेंगे डेटा. उसमें क्या है, तीनों ही रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. तो सोल्यूशन नॉर्मल है. राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ, जो वोट राइट टू वोट है, ठीक है, जो आप वोट करने जाते हो, वो क्या एक फंडामेंटल राइट है, एक नेचुरल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कि एक लीगल राइट है? तो क्या है राइट टू वोट? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324, है ना. 324 में बोला गया सबके पास राइट टू वोट है. एडल्ट फ्रेंचाइजी, ओ सॉरी, आर्टिकल 326 है, सॉरी, दिमाग से निकल गया मेरे. आर्टिकल 326 है ना. विच ग्रांट्स एडल्ट सफरेज विच इम्प्लाइज द राइट टू वोट, करेक्ट. तो ये आप पढ़ लेना आराम से. आर्टिकल 326 है, 324 नहीं है, आई एम सॉरी, 326 के अंदर है ना. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इवॉल्व लीसा? अब देखो ये मैंने क्यों इसमें इंक्लूड किया है, ये 2017 का पेपर है, ठीक है. 2017 का पेपर है. क्या पूछा है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इवॉल्व लेज़र इंटेरोफीटर, सॉरी, इंटेरोफेरोमीटर स्पेस एंटीना. इवॉल्व लीसा इसको बोलते हैं, ठीक है.
2020 के पेपर में सेम क्वेश्चन आया है, उसके ऑप्शंस आप देखोगे तो उसके ऑप्शंस में एक है इवॉल्व लीसा, एक है लीसा पाथफाइंडर, ठीक है। अब अगर आपने ये अच्छे से 2017 का एनालिसिस किया होता, ठीक है, और ये पढ़ा होता, तो आप वो जो 2020 का क्वेश्चन है जो आया है वो आप आराम से कर देते, ठीक है, क्योंकि उसमें से सी और डी में से एक ही ऑप्शन था, एक था इवॉल्व लीसा और एक था लीसा पाथफाइंडर, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि 1.5 बिलियन किलोमीटर कोई दूर है, उसका कोई डिस्टेंस पता लगाना है, तो कौन सा प्रोजेक्ट है इस पर, ठीक है, ये पता करना था। तो व्हाट इज़ अ, ये बस क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बस बताने के लिए कि 2017 के ऑप्शन से उसने 2020 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए पिछले 10 साल के जो ऑप्शंस हैं जितने भी क्वेश्चंस के, उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको बार बार रिवाइज करिए, समझ में आ रहा है। तो उसका आंसर क्या था, इवॉल्व लीसा। इन द सेंटर्स ऑफ इन एडिशन टू ई लीसा विल मेजर द सिग्नल्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पैक्ट बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम को भी मेजर करेगा, ठीक है। ये उसका आंसर था एक्चुअली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी, 5 तो नहीं है, 3 मेंबर बॉडी है ना, एक चेयरमैन है सीईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, है ना, तो 5 तो नहीं है, तो पहला गलत हो गया, एक ही ऑप्शन है क्या। चलो सेकंड देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल एंड बाई इलेक्शन, अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है शेड्यूल, है ना, हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, तो टू तो वैसे ही गलत हो गया, तो क्या ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन सही है ना। आगे बढ़ते हैं। In India, a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of the WPA Act 1972. What does it imply? अब अगर कोई भी टॉर्टराइज की स्पीशीज़ जो है बोल रहा है कि वो अगर प्रोटेक्टेड है शेड्यूल 1 के अंदर, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। इट एन्जॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज अ टाइगर, क्या पता। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। ये तो बकवास स्टेटमेंट है, इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। अगर वाइल्ड में नहीं और कुछ इंडिविजुअल्स हैं तो ऑब्वियसली हम उसका उनके एग्स को लेके प्रिजर्व करके उनका एक्सटेंशन तो बचा सकते हैं, ये तो गलत हो गया। इट इज़ एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में होता है ना, ये तो एक प्रोटेक्शन का शेड्यूल है, प्रोटेक्शन स्टेटस गारंटेड होता है ना, तो ए हो गया इसका आंसर। इट एन्जॉयज द सेम लेवल एज प्रोटेक्शन एज टाइगर, क्योंकि डी में क्या बोल रहा है, बी एंड सी, तो बी और सी तो दोनों गलत है ही ना, तो ए ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। अगेन एलिमिनेशन से हो गया और लॉजिक से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। सही है ना। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि भाई कोई अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई अगर लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं, या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ जो लॉज है ना, वो उसको उस पर होता है रिव्यू, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, तो ये सही होगा। बट हम आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। और द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज, ऐसा कुछ नहीं है, विजडम ऑफ लॉज क्वेश्चन नहीं करता है ना। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, ऑल तो नहीं है, सिर्फ जो वॉयलेट करता है उसी को करता है ना। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स, ये भी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, पावर जो अपना ही रिव्यू करता है। जुडिशरी के पास पावर है ना कि वो अपना ही स्टेटमेंट जो है वो रिव्यू कर सकता है ना। तो ये आप देख लेना कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट ये है नहीं ये चीज़, है ना। जुडिशियल रिव्यू डज नॉट मीन कि वो अपना जो जजमेंट है वो रिव्यू कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ऐसा तो नहीं है। हम जब वो ट्रेंड पढ़ रहे थे वो वाला, तो हमने पढ़ा था ना ये टैक्स रिसीप्ट्स हैं, ऐसे ऐसे हैं, जिगजैग जिगजैग हैं, फिर यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स आया था, फिर अभी रिसेंटली इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया है, हमने ये बजट वाले लेक्चर में पढ़ा है ना, जो हम ट्रेंड्स पढ़ रहे थे, ट्रेंड्स वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है, तो ये तो गलत हो गया और बहुत पुराने से ये जिगजैग जिगजैग ट्रेंड आ रहा है इसमें, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। देखो स्टेडी इंक्रीज कुछ नहीं होता है, ठीक है, कभी हो सकता है बढ़ जाए, कभी हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि कभी बिजनेस का साइकिल हमेशा रिसेशन और डिप्रेशन नहीं रहता है, कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर रहता है, नीचे आता है। फिजिकल डेफिसिट भी उसी हिसाब से वेरी होता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का अगर आप ट्रेंड देखोगे, इसीलिए मैंने वो ट्रेंड्स वाला लेक्चर बनाया है कि ऐसे पूछा चला जाता है हमेशा, जो फिजिकल डेफिसिट है वो कैसा रहता है, जिगजैग जिगजैग रहता है, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, इसका आंसर क्या हो गया, डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट।
प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लगता है, ठीक है, तो क्या चीज़ नहीं होगी ये पूछ रहा है। व्हाट इज़ नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, पहला पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्या डिसोल्यूशन होता है? डिसोल्यूशन तो नहीं होता है, सस्पेंशन होता है स्टेट असेंबली का, है ना, डिसॉल्व नहीं होती है, सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरली, ये वन मतलब है, इट इज़ नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तो रिमूव कर देती है ना, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, यही तो होता है प्रेसिडेंट रूल। तो ये तो है, टू सही है, मतलब टू अगर सही है, मतलब ये आंसर में नहीं है मेरा टू, तो ये हटा देता हूँ मैं। आंसर क्या होगा, बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर इन्वेसाइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आता है ना। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, यही तो होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि ये किससे बोलता था, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स पे बोलता था ना, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के बारे में बात करता था, है ना, आर्टिकल 23। और 24 किसके बारे में बात करता है, चाइल्ड लेबर के बारे में, है ना। तो यही दोनों है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये तो है राइट, ये सही है। अब अच्छा, हमें ये पता है इन दोनों में से कोई दो ऑप्शन ही सही होंगे, है ना, क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही आर्टिकल हैं, तो इसमें भी दो ही होंगे। तो दो ऑप्शन किस में है, देख लो आप, सी में है, बस सी हो गया। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है, ऐसे दिमाग लगा के कर सकते हो। अब आपको पता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में भाई दो ही आर्टिकल है, आर्टिकल 20, 24, तो दो ही स्टेटमेंट सही होंगे इसमें से। तो दो स्टेटमेंट कहाँ सही है, देख लो, सी में सही है, और एक बार देख भी लो, ऐसा नहीं अंधा मार दिया। चौथा देख लो क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, यस, चाइल्ड लेबर को हटाने की बात की है ये आर्टिकल 24 में, तो 4 सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Out of the following statements, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. क्या होती कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वही जो हमारे इंडिया में है उसी को बोलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, है ना, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, राइट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब इसके बारे में पूछ रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है, बल्कि प्रमोट करता है क्रिटिसिज्म, मतलब जो पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, है ना। अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग, ये गलत हो गया, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये भी बकवास है, कोई ऐसा कुछ चीज़ नहीं होती पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक चीज़ ये है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड इट दे वर्क इन द हारमनी और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं वो, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, ये सही है ना। जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के प्रति, है ना, यही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करता है, ये सही होना चाहिए। चौथा क्या है, अ डिवाइस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का इनमें से क्या फीचर नहीं है, ठीक है, अगेन नहीं है, ठीक है नहीं मानना, नहीं है मानना है। पहला क्या है, देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये तो है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरलिज्म का पॉइंट है इसमें, है ना। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, कौन सा फेडरलिज्म का पार्ट है, कौन सा यूनिटरी सिस्टम का पार्ट है। तो फेडरलिज्म वाले में इंडिपेंडेंट जुडिशरी आता है ना। पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी सही है। फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ये भी है कि भाई जितना रिप्रेजेंटेशन है उसी के हिसाब से सीट मिल रही है, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग स्टेट्स, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडियन फेडरलिज्म के दो पॉइंट हैं। पहला, इट इज़ जो यूनियन है इट इज़ नॉट फॉर्म ड्यू टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स के वजह से ये यूनियन नहीं बना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि किसी भी स्टेट को देर इज़ नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, मतलब कल को यूपी बोले मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है तो वो गलत हो जाएगा, वो आप अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म के दो पॉइंट हैं। पहला, दे आर नॉट देर इज़ नो राइट टू सिसीड एंड नो स्टेट कैन सिसीड फ्रॉम द यूनियन, और दूसरा, यूनियन इज़ नॉट फॉर्म बाय द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी सॉरी ये गलत है, मतलब ये इंडियन फेडरलिज्म का पार्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। होप सो आपको काफ़ी एनरिचिंग चीज़ इसमें मिला होगा, है ना।
आपके जो भी फीडबैक्स हैं आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ना, और कोशिश करेंगे 2016 2015 का भी आए, बट आई गेस पिछले 3 4 साल के हम तो डिस्कस कर ही लिए हैं, 17 18 19 20 है ना, जो ट्रिक्स कवर नहीं हो पा रही हैं इसमें, है ना, तो वो उन क्वेश्चंस को हम स्पेसिफिकली अगले लेक्चर में या फिर आने वाले सीरीज़ में डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना। तो हो सकता है सीरीज़ आगे भी और आगे 3 4 5 6 लेक्चर और आएंगे, है ना, जिसमें 15 16 और जितने भी और ट्रिक्स हैं, 2 3 और ट्रिक्स बची हैं वो बताने के लिए, उनमें बस वो 2 3 ही और हैं, और वो ज़्यादा एप्लीकेबल भी नहीं होती, बहुत कम क्वेश्चंस में होती हैं, तो इसलिए मैं फोकस भी नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। अब आप देखोगे पिछले 4 साल में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो एलिमिनेशन और कॉमन सेंस से हो रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन, कॉमन सेंस, और जो वो पॉजिटिव वाला कंसेप्ट बताया कि गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव लाइट में शो होती है, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, जितने भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हैं वो सारे अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले हमने डिस्कस किए हैं ना, जो आए हैं, है ना। जनरली सारे ऑप्शन सही होते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत हैं, तो यही सब मेजर चीज़ें हैं जो ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो। ये अब आपको और जो ट्रिक्स आएंगी ना वो आपको और थोड़ा मॉक लगाने से आएंगी, मॉक्स आप लगाओगे, आप सिटिंग हैबिट बनाओगे अपनी, तो आप एनालिसिस करोगे अपने जब मॉक का तो पता चलेगा, ठीक है। और बाकी एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, दैट इज़ कि ऑप्शंस को एनालाइज करना। जो आपके पिछले पेपर्स हैं उनके ऑप्शंस को आप ज़रूर एनालाइज करिए, पिछले 10 साल के तो एटलीस्ट करिए ही करिए, ठीक है। हम काम कर रहे हैं ये इस वाले पे भी कि ऑप्शंस का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करें, बट इट्स टेकिंग टाइम, तो मतलब मुश्किल है कि प्रीलिम्स के पहले हो पाएगा, बट स्टिल आप अपने साइड से ज़रूर करिए। अगर आप सीरियस हो प्रीलिम्स के लिए, अगर आपको एक्स्ट्रा यू नीड दोज एक्स्ट्रा 10 15 मार्क्स टू गेन, और आपको एज मिले, तो आप एनालिसिस करिए ऑप्शंस का और अच्छे से करिए, और उसको बार बार रिवाइज़ करिए, है ना, क्योंकि एक बार करके आपके दिमाग में नहीं रहेगा, बार बार 4 5 बार उसको रिवाइज़ करोगे आप, तभी आपके दिमाग में वो रहेगा, ठीक है। तो लेक्चर को ख़त्म करते हैं आज, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है ना। आप एजुकेशन हमने ली है, आपको स्प्रेड कर रहे हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बाकी लोगों को भी स्प्रेड करने के मन में मदद करें हमारी, ताकि हम और ज़्यादा ऐसे लेक्चर्स और एंथुसियास्टिक होके हम पढ़ा सकें, है ना। तब तक के लिए आगे मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।